महाराष्ट्र की उस केस की जिस पर सामाजिक संगठनों से लेकर सियासत तक संग्राम मचा हुआ है। आज मुंबई में सनातन संस्था की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आरोप है कि पिछले दिनों नाला सोपारा में हथियारों के साथ जो लोग गिरफ्तार हुए और दाभोलकर की हत्या में जो लोग शामिल थे उनका संबंध संस्था से है। हालांकि संस्था ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। खुद महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि अभी तक ऐसे कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। दाभोलकर हत्याकांड में 3 जांच एजेंसियों का बयान भी अलग अलग है। महाराष्ट्र एटीएस का कहना है कि नरेंद्र दाभोलकर की हत्या शरद कलस्कर ने अपने साथी सचिन अंदुरे के साथ मिलकर की, जबकि पुणे पुलिस पहले ही कह चुकी है कि मनीष नागोरी और विलास खंडेलवाल नाम के 2 लोगों ने दाभोलकर को गोली मारी। जबकि सीबीआई का कुछ और ही कहना है। वो कहती है कि वीरेंद्र तावड़े दाभोलकर मर्डर केस का मास्टरमाइंड है और तावड़े के कहने पर ही विनय पवार और सारंग अकोलकर ने दाभोलकर को गोली मारी। हम आपको बता दें कि 10 अगस्त को मुंबई के पास नाला सोपारा से एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों लोगों में वैभव राउत और शरद कलस्कर थे। वैभव राउत हिंदू गोवंश रक्षा समिति से, तो शरद का संबंध श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान नाम के संगठन से है। लेकिन आरोप लगा कि ये लोग सनातन संस्था के लिए काम करते हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई सबूत नहीं सामने आया है। वहीं यूपीए सरकार के समय में इस संस्था को बैन करने के लिए चिट्ठी भी लिखी गई थी। तो दाभोलकर को आखिर मारा किसने है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 3 जांच एजेंसियां और तीनों ही अलग अलग लोगों के नाम ले रही हैं। महाराष्ट्र को एक गोपनीय सूचना मिली थी, जिस सूचना के आधार पर हमने कुछ लोगों के साथ पूछताछ की थी। पूछताछ करने के बाद में एटीएस महाराष्ट्र को इंफॉर्मेशन मिली कि कई जगह पे कोई बॉम्ब रखे हैं, एक्सप्लोजिव रखे हैं। उस इंफॉर्मेशन के आधार पर नाला सोपारा जो पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां पे सर्चेस लिए गए। उस सर्चेस में फूड बॉम्ब और फूड बॉम्ब बनाने की जो सामग्री लगती है वहां से एटीएस महाराष्ट्र ने सीज कर ली है और 3 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। हमने पहले भी कहा है कि जो भी लोग पकड़े गए हैं वे सनातन से सीधे कनेक्टेड नहीं है। सनातन के 100 विश्वस्त है, 100 से ज्यादा, करीबन 1000-1500 साधक सनातन के आश्रमों में रहते हैं और उतने ही साधक अपने अपने घरों से आकर के पूर्ण स्वरूप से सेवा करते हैं। लाखों साधक घर बैठे सेवा करते हैं और सनातन के कार्यक्रमों में आते हैं। तो अगर ऐसे किसी का नाम आया तो जो हिंदू विधिज्ञ परिषद है वो उनको सहायता जरूर करेगी, लेकिन उनका सनातन से कोई संबंध नहीं है और उनके लिए सनातन को दोष आप नहीं दे सकते। महाराष्ट्र राज्य में यदि किसी भी आधुनिकतावादी की हत्या हो जाती है या महाराष्ट्र में किसी हिंदुत्वनिष्ठ को किसी प्रकरण में अरेस्ट की जाती है तो महाराष्ट्र राज्य में एक शोर मचने लगता है कि सनातन संस्था इसके पीछे है। वास्तव में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर जी ने इस विषय में बताया हुआ है कि केवल 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है, किसी संगठन के कार्यकर्ता को अरेस्ट की गई नहीं है। लेकिन जानबूझकर इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि सनातन संस्था इसके पीछे है और सनातन संस्था पर बैन करना चाहिए। मैंने अभी बताया कि व्हाट्सएप पे देखा गया है कि जो आरोपी है उनका व्हाट्सएप पे पोस्ट हमने फाइंड किया है। वो तो सब इनिशियल है ना, इसको आप एविडेंस करके नहीं ये कर सकते। प्री मैच्योर डिमांड करना गलत है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए। और इन्वेस्टिगेशन के बीच में ना तो मैं कभी कोई ये करता है उसमें हस्तक्षेप करता हूं, ना तो हमारे मिनिस्ट्री से कोई उसमें हस्तक्षेप करते हैं। तो दाभोलकर मर्डर केस में 3 थ्योरी सामने आ रही है। सनातन संस्था का साफ साफ कहना है, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है, कि सनातन संस्था से इनमें से किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तीनों जांच एजेंसियां अपनी अपनी बात बड़े पुख्ता रूप से कह रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ गए ज्यादा जानकारी लिए हुए। राजेश, एक हत्याकांड में 3 जांच एजेंसियां सामने आती हैं, तीनों अलग अलग नामों का खुलासा करती हैं और ऐसा कहना है, ऐसा निकलकर लोगों का कहना है कि इन सभी का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं सनातन संस्था से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। सनातन संस्था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। सच क्या है, आखिर दाभोलकर को मारा किसने है?
देखिए, दबी जबान से जो जांच एजेंसियां उनका भी साफ कहना है कि जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो गौरी लंकेश मामले में हो या दाभोलकर मामले में हो या एटीएस, महाराष्ट्र के एटीएस में जो गिरफ्तारी की, कहीं न कहीं सनातन संस्था से उनका लिंक जरूर है। लेकिन दाभोलकर हत्याकांड की बात करें तो जरूर शोभना, जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि 5 साल पहले हत्याकांड हुआ था, उसके कुछ दिन बाद ही पुणे पुलिस ने, जहां हत्याकांड हुआ था, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कह दिया कि केस सुलझ गया है। बाद में ज्यादा दबाव पड़ा तो केस जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। सीबीआई ने 2 अलग लोगों को का नाम बताया और कहा कि ये दोनों शूटर्स हैं जो कि फरार है। अब महाराष्ट्र एटीएस से जब कुछ लोग गिरफ्तार किया, उसमें से एक शख्स निकल के सामने आया और उसने कहा कि मैं शूटर हूं। तो 3 अलग अलग सेट ऑफ शूटर्स जो हैं वो सामने आए जांच एजेंसियों के द्वारा। तो कौन किसने बात, ये अभी भी जांच का विषय है, क्योंकि पहले पुणे पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा, सीबीआई ने 2 लोगों को नामजद किया और अब महाराष्ट्र एटीएस के जांच के बाद 2 अलग लोगों का नाम सामने आया है। हालांकि इस बार जो 2 लोगों का नाम सामने आया है वो ऐसा लगता है कि अब जांच एजेंसियां ज्यादा करीब हैं केस सुलझाने के, क्योंकि एक हथियार भी इस बार जिसकी गिरफ्तारी हुई उसके पास एक हथियार भी मिला है, 6.65 बोर का पिस्टल मिला है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। और सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि इसी हथियार से नरेंद्र दाभोलकर की जी। तो राजेश, एक बात तो साफ हो जाती है कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जो कातिल है दाभोलकर का, उसका नाम पुख्ता रूप से जब तक सामने नहीं आता है।